अपनी स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। एक है बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप, जिन पर बिहारी मजदूरों के फर्जी वीडियो मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अब इन्हें दिवाली का गिफ्ट मिला है। क्या है वो गिफ्ट, थोड़ी देर में अच्छे से बात करेंगे। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन मैडम का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ये दीपावली को लेकर केरल के बारे में अजीबोगरीब दावा कर रही हैं। खबर यह भी है कि केरल पुलिस लंबा लपेट सकती है। तो इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान और गोदी मीडिया के फर्जीफिकेशन पर बढ़िया वाली चर्चा करेंगे। दीपावली से ठीक पहले दीपावली को किस तरीके से नफरत की आग के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसे देख लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की, जिन्होंने आज फिर से केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, वो भी एक ऐसे मामले में जो लगातार पिछले कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस और वकीलों के बीच जो चर्चा हुई है, उसका कुछ अंश आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। आपके होश उड़ जाएंगे कि मोदी सरकार क्या कर रही है और क्या दिखा रही है। शायद इसीलिए चीफ जस्टिस भी इन चीजों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की। वहीं सुप्रीम कोर्ट में ही एक मामला पहुंचा था कि हिंदू खतरे में है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा झन्नाटेदार तमाचा मारा है। इसके साथ ही बात होगी कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। इसके अलावा महुआ मोइत्रा से लेकर हेमंता विश्व शर्मा तक कुछ विशेष चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष अपील, लाखों की संख्या में आप दर्शक प्रतिदिन हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेकिन हमारे वीडियोस पर लाइक्स की संख्या बहुत कम होती है। जानकार बताते हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियो के ऊपर जितना ज्यादा लाइक होगा, वीडियो उसी हिसाब से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसे पहुंचाएगा, यूट्यूब और फेसबुक पहुंचाएगा। तो वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में, घंटा बजाने में 2-4 सेकंड का समय लगता है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो देखने के साथ साथ लाइक जरूर किया करिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे चैनल को मजबूती देगा, हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण द्वारा ट्वीट किया हुआ ये फोटो देख लीजिए। याद करिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी किन किन वादों के साथ आए थे। अच्छे दिन आने वाले हैं, इसी को याद दिलाते हुए प्रशांत भूषण ने लिखा है, अच्छे दिन न्यू इंडिया, मोदी है तो मुमकिन है। आगे वो सूची है जिसमें बताया गया है कि 2014 में भारत की स्थिति क्या थी और 2022 में क्या है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 100 नंबर से 116 पर पहुंच गए। हंगर इंडेक्स में 55 से 107वें पर पहुंच गए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल में जो भूखमरी का सूचकांक आया है तो उसमें भारत 111वें नंबर पर पहुंच गया है, यानी और नीचे पहुंच गया है। यानी दुनिया भर में जितने देशों में इसका आकलन किया जाता है उनमें से नीचे से 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रीडम इंडेक्स में 106 से 150वें पर पहुंच गए हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में 111 पर थे, 139 पर पहुंच गए हैं। यानी भारत के लोग और दुखी होते जा रहे हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भी 155 से 180 पर पहुंच गए हैं। जेंडर इक्वालिटी में 114 से 135 पर। डेमोक्रेसी की अम्मा मजबूत होते हुए 33 से 93 पर पहुंच गई है। पासपोर्ट इंडेक्स में पहले 76 पर थे, अब 83 पर हैं। ये आंकड़े 2022 के हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पासपोर्ट को लेकर पीएम मोदी और भक्तों की लॉबी बहुत बड़े बड़े दावे करती है और बड़े बड़े वादे भी करती है कि दुनिया भर में डंका बज रहा है। डंका इसे बज रहा है, खुद ही देख लीजिए। आगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी गिरावट देखी गई है, प्रेस की आजादी में भी गिरावट है और पेंशन इंडेक्स में भी वही हाल है। अब सवाल यह है कि इन चीजों को किस हिसाब से अच्छे दिन कहा जा सकता है, और यदि इसे अच्छा दिन कहा जा सकता है तो फिर बुरे दिन का क्या हाल होगा भाई, उसकी परिभाषा क्या होगी। वैसे इसे देखकर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि लगता है बुरे दिन का नाम बदलकर अच्छे दिन कर दिया गया है क्या। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में संसद की एथिक्स कमेटी ने उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। अब इसे लेकर बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं पहली बार इस मामले पर टीएमसी ने खुलकर बोला है कि जब महुआ के मामले में अभी जांच पूरी ही नहीं हुई तभी उनके निष्कासन की सिफारिश कैसे की जा सकती है। इस पर जवाब देते हुए महुआ मोइत्रा ने इसे कंगारू कोर्ट भी कहा है। कंगारू कोर्ट यानी ऐसी अदालत जहां एक पक्ष को लेकर ही सारा काम होता है। आगे महुआ मोइत्रा ने यह भी दावा किया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं और ज्यादा वोटों से सांसद बनकर आऊंगी। वहीं चर्चा इस बात की भी हो रही है कि यदि महुआ मोइत्रा ने अपना आईडी और पासवर्ड व्यापारी दर्शन हीरानंदानी के साथ शेयर किया था और दुबई से उसे लॉगिन किया गया था, यदि इस आधार पर देश की सुरक्षा का मामला बनाया गया है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इस आईडी पासवर्ड के लेन देन से देश की सुरक्षा खतरे में आई तो इस खतरे में एक भागीदार दर्शन हीरानंदानी भी है। लेकिन यह मामला चौंकाने वाला है कि दर्शन हीरानंदानी पर कोई मामला दर्ज करना तो बहुत दूर की बात है, अब तक उन्हें किसी पूछताछ के लिए बुलाया भी नहीं गया, समन तक नहीं किया गया। अब मैं यदि आम जनमानस की बात करूं तो आप अक्सर सुनते होंगे कि घूस लेना और घूस देना दोनों गुनाह होता है। यानी आपने किसी को अपना काम करवाने के लिए घूस दिया तो वो भी गुनाह है और घूस लिया तो वो भी गुनाह है। आप भी कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। लेकिन इस मामले में दर्शन हीरानंदानी से कोई पूछताछ, कोई जांच, कोई एफआईआर जैसी कोई चीज सामने नहीं आई। मात्र एक पत्र को लेकर सारी कार्रवाई महुआ मोइत्रा के खिलाफ नजर आ रही है। सवाल यह है कि यदि
महुआ ने सवाल पूछने के लिए घूस लिया तो फिर हीरा नंदानी ने सवाल पूछवाने के लिए घूस दिया। ऐसे में कार्रवाई सिर्फ एक के खिलाफ ही क्यों? यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। एथिक्स कमेटी ने यह भी कहा है कि सवाल वगैरह पूछने के लिए कोई पैसे का लेन देन हुआ है, इसका सबूत हमारे पास नहीं है। यानी खाली आरोप ही है कि सवाल पूछने के लिए पैसा लिया दिया गया, मगर फिर भी संसद सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश कर दी गई है। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, कानून सबके लिए बराबर है, एकदम बराबर कार्रवाई होती है। उधर पिछले कुछ सालों में देश में आशंकाओं और भय का माहौल अलग स्तर पर पहुंच गया है। लोग कुछ भी सोचने या कल्पना करने में तनिक भी नहीं हिचक रहे हैं राजनीतिक रूप से। हाल ही में आपने देखा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई राज्यों में राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने कई बार ये आरोप लगाया और ये बोल चुके हैं, ये आशंका व्यक्त कर चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बड़े बड़े नेता कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं या गिर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर किस तरीके से पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां हावी नजर आ रही हैं, ये तो आपने देखा ही है। ज्यादातर बड़े नेता या तो जेल में हैं या फिर जमानत पर बाहर हैं। अब चारों तरफ ये चर्चा चल रही थी कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। ईडी ने हाल ही में उन्हें समन भी भेजा था। यह भी चर्चा हुई कि समन भेजकर बुलाया गया है, पूछताछ होगी, फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर अरविंद केजरीवाल 2 कदम आगे निकल गए, खुद ही सवाल पूछने लगे। अब आम आदमी पार्टी के ही सांसद संजय सिंह का कहना है कि गिरफ्तारी तो छोटी चीज है, अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ भी और भी किया जा सकता है। अब इस कुछ और का क्या मतलब हो सकता है, हम इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आपको जो लिखना हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पिछले कई सालों से आप सुनते आ रहे होंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया और हिंदुत्व के नाम पर अपना धंधा सेट करने वाले लगातार एक ही नारा देते हैं कि हिंदू खतरे में है। काउंटर में सवाल होता है कि जब देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, यदि ऐसे में हिंदू खतरे में है तो फिर इस सवाल से डरा जाए, गर्व किया जाए या शर्म से डूब मरा जाए। फिलहाल कहानी यह है कि कुछ महीने पहले यानी फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका पहुंची जिसमें कहा गया कि हिंदू खतरे में है, उसे सुरक्षा दी जाए। उस वक्त जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने इतना सुनते ही इस याचिका को पूरी तरह से गलत कल्पना बताया और कहा कि यह प्रचार हित की याचिका है, यानी अपना नाम बनाने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए यह याचिका डाली गई है, कल्पनाओं से भरी है, गलत धारणा है कि हिंदू खतरे में है और इसे खारिज कर दिया। अब इसी आदेश को वापस लेने के लिए याचिकाकर्ता ने फिर से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इस बार इस मामले की सुनवाई 3 सदस्यीय बेंच ने की और कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत विचार नहीं किया जा सकता। इस बार कोर्ट की बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह शामिल थे। जज ने कहा कि आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि आप जो प्रचार करते हैं उसका पालन बाकी सभी को करना होगा। पाठ्यक्रम आदि सरकार का काम है, अदालत का नहीं। इतना कहकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। यानी यहां एक बात साफ साफ निकलकर सुप्रीम कोर्ट से आ गई है कि हिंदू खतरे में है, यह बात कोरी कल्पना है, पूरी तरह से निराधार है। हालांकि डर दिखाने वालों और असल समस्या से ध्यान भटकाने वालों के लिए कल्पना ही आधार होती है। अब पहले सुप्रीम कोर्ट वाले यानी चीफ जस्टिस वाले मामले की चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद मनीष कश्यप और इन मैडम और असम के मुख्यमंत्री की विशेष चर्चा करेंगे। इन मामलों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। पिछले कुछ महीनों में हमने लगातार आपको दिखाया है कि किस तरीके से अलग अलग राज्य सरकारें, जहां भी विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वे आरोप लगा रहे हैं कि राज्यपाल उन्हें काम नहीं करने देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य में राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जैसे कि भारत के स्तर पर राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल की भूमिका मानी जा सकती है। जिस तरीके से भारत सरकार की कोई भी कार्यवाही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, उसी तरीके से राज्यों में जब तक राज्यपाल का हस्ताक्षर न हो जाए सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती। यानी जो भी आदेश आते हैं वो राज्यपाल के नाम से ही आते हैं। सरकार कोई भी कानून बनाए, कोई भी व्यवस्था लागू करना चाहे तो अंतिम मुहर राज्यपाल को ही लगानी होती है। लेकिन फिलहाल समस्या ये है कि ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं और उनका आरोप है कि हम विधानसभा से बहुत सारे बिल पारित कर देते हैं, राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजते हैं, लेकिन राज्यपाल उन्हें लटका कर रख देते हैं और 2, 4, 10 दिन नहीं, महीने भर नहीं, बल्कि सालों साल लटका कर रख दिया जाता है। अभी पिछली वीडियो में ही हमने इस मामले पर चर्चा की थी और केरल के बारे में बताया था, उसके पहले पंजाब के बारे में बताया था, उसके पहले तेलंगाना के बारे में बताया था और उसके पहले तमिलनाडु के बारे में बताया था। अब एक बार फिर से तमिलनाडु वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया है और आज इस पर विशेष चर्चा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि कुछ डिटेल निकल कर आई है जो ये बताती है कि राज्यपाल के ऐसे रवैये से राज्य की जनता को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस याचिका में आसान भाषा में यह कहा गया है कि चूंकि राज्यपाल निष्क्रिय नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और उनके बीच गतिरोध पैदा हो रहा है और अपने संवैधानिक कार्यों पर कार्यवाही न करके माननीय राज्यपाल प्रदेश की जनता के आदेश के खिलाफ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं सुनवाई के दौरान वकील ने यह भी कहा कि अब यह प्रवृत्ति देश के कई राज्यों में दिखाई दे रही है। जैसा कि हाल ही में हमने आपको बताया था, जितनी विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्य हैं, लगभग हर जगह से यह कहानी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात की चर्चा हो रही है कि यह समस्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीमारी का रूप ले चुके हैं, यानी हर राज्य में फैलने लगी है। इन चीजों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र
सरकार को नोटिस जारी किया और पूछ लिया कि ये जो बिल राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए लटका हुआ है ये कब पारित हुआ था। इस पर जो जवाब मिला उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट में बताया गया कि लगभग 2 से 3 साल पहले, और वो भी सजा माफी के मामले का था। अब सोच कर देखिए, राज्य की चुनी हुई सरकार कुछ लोगों की सजा माफी करना चाहती है, लेकिन राज्यपाल के एक हस्ताक्षर की वजह से वो लोग 2 से 3 साल तक एक्स्ट्रा जेल में बंद रह गए। राज्य सरकार चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं सकती। एक और मामले पर ध्यान दीजिएगा। बताया गया कि तमिलनाडु के लोकसभा आयोग में जहां पर 14 सदस्यों की आवश्यकता है, वहां मात्र 4 ही हैं, और उनकी नियुक्ति का मामला भी राज्यपाल की टेबल पर लटका हुआ है। और चूंकि आयोग में सदस्यों की कमी है, इसकी वजह से वहां के युवाओं का भविष्य भी अधर में लटका पड़ा है। एक तरफ युवाओं की बेरोजगारी दूर नहीं हो पा रही है और दूसरी तरफ राज्य को अधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने हाल ही में राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया था और वहां के राज्यपाल पर भाजपा सरकार के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया था। कहा था कि इनकी वजह से राज्य की जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ एक वाकया और याद दिला दें, आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में अक्सर सुनते होंगे कि वो केंद्र सरकार के कार्यों के बारे में मेरी सरकार कहकर बोलते हैं या बोलती हैं। देश को ये बताया जाता है कि मेरी सरकार ने ये किया और ये करेगी, हमारा लक्ष्य इतना था, हमने इतना प्राप्त किया। इसी तरह से, यानी जिस तरीके से राष्ट्रपति केंद्र सरकार द्वारा कही गई बातों को बोलते हैं, उसी तरह से राज्यों में भी राज्य सरकार जो मैटर तैयार करके देती है, राज्यपाल सदन में उसे रखते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि राज्यपाल के मन में जो आए वो बोलकर निकल जाए, या फिर राष्ट्रपति के मन में जो आया वो बोल दिया। सरकार जो चीजें देती है वही बोला जाता है। लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल सरकार द्वारा दिए गए भाषण के कुछ हिस्सों को छोड़कर निकल जाते हैं, बोलते ही नहीं है, और वो भी राष्ट्रगान बजने से पहले ही निकल जाते हैं। इसे लेकर भी खूब विवाद हुआ था। अब सोचने वाली बात यह है कि राज्यपाल, यानी यदि शब्द का विच्छेद करके ही देखा जाए तो राज्य का पालक, राज्य यानी राज्य की जनता, लेकिन राज्यपाल पर भी जब इतने गंभीर आरोप लगे कि वो अपनी ही जनता की चुनी हुई सरकार की बातें नहीं सुन रहे हैं, अपनी ही जनता की भलाई के लिए एक हस्ताक्षर सालों साल लटका कर रख रहे हैं, इससे ज्यादा चिंता की बात और क्या हो सकती है। सोच कर देखिए, तमिलनाडु के वो नौजवान जो लोकसभा आयोग की भर्तियों की तैयारी करते होंगे, पीसीएस अधिकारी बनने का सपना पालकर बैठे होंगे, यदि आयोग में सदस्यों की कमी की वजह से उनका भविष्य अधर में लटका है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ अन्य जजों ने राज्यपालों के मामले पर ही लगातार फटकार लगाई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब वाले मामले में साफ साफ कहा था कि इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट आए उससे पहले ही राज्यपालों द्वारा निपटा दिया जाना चाहिए, मगर कहानी वैसी की वैसी है। राज्यपाल बनाम विपक्षी पार्टियों की सरकार की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आने वाली 20 नवंबर को चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान खुद चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि यह बहुत चिंता का विषय है कि इस तरह से राज्य और राज्यपाल के बीच खींचतान बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, राज्यपाल किसी मामले में कब हस्ताक्षर करेंगे या कितने दिन टाल सकते हैं, ऐसी कोई निश्चित अवधि तय नहीं की गई है। बताया जाता है कि इसी वजह से इसी का मिसयूज करते हुए चीजों को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। अब लोग यहाँ ये भी सवाल उठा सकते हैं कि आखिर समयावधि निश्चित क्यों नहीं की गई। तो बात वही है कि शायद उस वक्त ये सारा सिस्टम बनाने वालों ने ये नहीं सोचा होगा कि राजनीति कभी इस घटिया स्तर तक भी पहुंच जाएगी कि चुनी हुई सरकार के खिलाफ राज्यपाल इस तरीके से निष्क्रिय हो जाएंगे और साइन नहीं करेंगे। बहरहाल अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस की अदालत से इस मामले पर क्या निकलता है। आइए अब तमिलनाडु पहुंचे ही हैं तो चर्चा पूरी कर लेते हैं। कुछ महीने पहले तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। इस तरह की कथित फर्जी वीडियो चलाने के मामले में मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में 13 एफआईआर दर्ज हुई और बिहार में 4। तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए भी लगाया गया था, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपराध दर्ज किया गया था। अब खबर आई है कि दिवाली से ठीक पहले मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा लिया गया है। कुछ समय पहले मनीष कश्यप के भाई ने एनएसए हटाने की याचिका दायर की थी और अब तमिलनाडु की कोर्ट ने एनएसए के तहत कार्रवाई को रद्द कर दिया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को दिवाली का बोनस मिल गया है। वहीं बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि देश में तमाम ऐसे खोजी पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र कार्यकर्ता यूएपीए जैसे गंभीर मामलों में सालों से जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत तक नहीं मिल पाती है। आखिर माजरा क्या है? उमर खालिद को ही याद कर लीजिए, 3 साल से अधिक का समय बीत चुका है, अब तक ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। अब जब फर्जीफिकेशन की बात चली रही है तो मैडम की चर्चा भी कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने दिवाली को लेकर कुछ अजीब दावे कर दिए। आज तक वाली ये मैडम बता रही हैं कि अच्छा आपको पता है कि दिवाली बहुत सारे देशों में मनाई जाती है भारत को छोड़कर, और वहां नेशनल हॉलिडे भी रहता है, लेकिन भारत के ही भीतर एक ऐसा राज्य भी है जहां दिवाली खासतौर से नहीं मनाई जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे देश में जहां धूमधाम से दिवाली का पर्व मनाया जाता है, इंतजार किया जाता है, इस महापर्व को पूरी परंपरा के साथ मनाया जाता है, क्योंकि भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर लौटे थे और उस दिन घी के दिए जलाए गए थे और तभी से परंपरा चली आ रही है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन केरल में दिवाली नहीं मनाई जाती और इसके पीछे कारण बताया जाता है क्योंकि उसी दिन केरल के महाराजा महाबली की मृत्यु हुई थी और तब से वहां दिवाली नहीं मनाई जाती है। इसके पीछे एक और कारण है और वो ये बताया जाता है क्योंकि वहां पर हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, इसलिए भी बहुत सारे इलाकों में वहां पर दिवाली नहीं मनाई जाती है। इस तरह का दावा ये मैडम कर रही हैं अपने वीडियो में, और ये वीडियो सोशल
सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक्स पर अभिषेक आनंद ने लिखा है, इसे शेयर करते हुए लिखा है और पूछा है कि और कुछ बाकी है क्या या अब कुछ कार्रवाई होगी। आज तक कह रहा है कि केरल में हिंदू कम हैं, दिवाली नहीं मनती। ये मामूली बात नहीं है, योजना का हिस्सा है। मूर्खों को बताओ कि केरल में 55% हिंदू हैं। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मैडम ने कहा कि केरल के किसी राजा के दिवाली के दिन मौत हो गई, इसकी वजह से वहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती है। अब ये कोई नई बात तो है नहीं, हिंदुओं में ये रिवाज होता है कि किसी भी त्यौहार के दिन यदि किसी की मौत हो जाए तो तब तक उस त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं करते जब तक उसी दिन संबंधों में कोई पैदा न हो जाए। और वैसे भी सामान्य दिनों में भी यदि किसी की मौत हो जाती है तो 1 साल तक खुशी का पर्व नहीं मनाया जाता है। इसके साथ ही मैडम ने सरासर झूठा दावा कर दिया कि केरल में हिंदुओं की संख्या कम है, बहुत कम है, इसलिए दिवाली कई इलाकों में नहीं मनाई जाती है। अब मैडम को यह ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के किस चैनल से मिला है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्हें केरल की आबादी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए कि केरल में हिंदुओं की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 54.7% बताई जाती है, यानी लगभग 55%। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, यदि अलग अलग इलाकों में कोई त्यौहार मनाने की बात की जाए तो इस तरह के इलाके तो पूरे देश में मिल जाएंगे। जहाँ जिस संप्रदाय की आबादी नहीं होगी वहाँ वो त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। यहाँ एक चौंकाने वाली बात और सुन लीजिए, थारू जनजाति के बारे में बताया जाता है कि वो लोग दीपावली का पर्व शोक के रूप में मनाते हैं और ये थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की मुख्य जनजातियों में से आती है। अब सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की इस प्रमुख जनजाति थारू के लोगों को आज तक जैसे गोदी मीडिया के चैनल और तथाकथित हिंदूवादी लोग धर्म विरोधी घोषित करेंगे या करवाएंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार से कहेंगे कि इनको राज्य से बाहर कर दीजिए, ये सब हिंदू विरोधी है। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये लोग, थारू जनजाति के लोग जो कि दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, वो खुद को कट्टर सनातनी भी कहते हैं। वहीं बताया यह भी जाता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी जगहों पर रावण की पूजा भी की जाती है। यानी इतना बड़ा देश है, अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा है, होनी भी चाहिए। जो चीज आपके लिए अच्छी हो सकती है किसी के लिए बुरी भी हो सकती है। जिस चीज को आप बहुत पसंद करते हो बहुत सारे लोग उसे नापसंद कर सकते हैं, मगर गोदी मीडिया को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो कोई ना कोई आधार ढूंढकर, आधार न मिले तो बनाकर बस नफरत फैलानी है। वहीं आज तक वाली इस मैडम का ये वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी हो रही है और चर्चा चल रही है कि केरल पुलिस इस पर तगड़ा एक्शन ले सकती है। वैसे भी पिछले कई सालों से केरल इस तरह के लोगों के निशाने पर रहता है। हाल ही में द केरला स्टोरी फिल्म आई थी। पहले बताया गया कि 32,000 लड़कियों को धर्मांतरण करा के बहुतों को आतंकवादी संगठन में शामिल करवाया गया। बाद में जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो फिल्म बनाने वाले माफी मांगते हुए नजर आए और खुद ही कह दिए कि ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। पहले जो आंकड़ा 32,000 बताया गया था बाद में उसे 3 कर दिया गया। अब सोच कर देखिए, कहां 32,000 लड़कियां और कहां सिर्फ 3। यहां एक बात और चौंकाने वाली है, देश के बड़े बड़े नेता और भाजपा के बड़े बड़े नेता यानी सबसे बड़े वाले नेता भी केरला स्टोरी का प्रचार करते हुए नजर आए थे, लेकिन जब गृह मंत्रालय से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि देश पर इतना बड़ा संकट आ गया, 32,000 लड़कियां कथित रूप से इतने बड़े खेल का शिकार हो गई, इतना गंभीर आरोप लगाया गया और मोदी सरकार के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्म का प्रचार जरूर करेंगे क्योंकि केरल को बदनाम जो करना है। और बदनाम क्यों करना है? शायद इसके पीछे की वजह यह है कि केरल में बीजेपी की दाल नहीं गलती, वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम वोट देते हैं और इसके पीछे का कारण यह बताया जाता है कि वहां पर साक्षरता दर एक तो बहुत ज्यादा है पूरे देश की अपेक्षा और दूसरे सिर्फ कागजों में नहीं है, असल में है। अब जब नफरत फैलाने वाली बात आ ही गई है तो असम के मुख्यमंत्री को भी याद कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में इन्होंने नफरती बयानबाजी में सभी को पीछे छोड़ने का प्रण ले लिया है। वैसे तो आए दिन ये मुसलमानों को टारगेट करते हुए देखे जाते हैं, खुलेआम कहते हैं कि मुझे उन लोगों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। हाल ही में इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें इन्हें जितने भी मुस्लिम मिले सभी को अजीब तरीके से मजाकिया स्टाइल में पीठ पर ठोकते हुए और इधर उधर चिढ़ाने टाइप की हरकत करते हुए देखे गए। इनकी हरकतों को देखकर सोशल मीडिया पर खूब आलोचना भी हुई। कहा गया कि इतनी भीड़ में इन्हें जितने मुस्लिम मिले इन्होंने सब पर हाथ उठाया, मजाक में ही सही मगर इशारा कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था। इस तरह के आरोप भी इनके ऊपर लगे और अब इन्होंने एक बयान दिया है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि औरंगजेब को विटामिन मिलता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के वक्त में औरंगजेब लोग कौन है? वो औरंगजेब जो सैकड़ों साल पहले मर चुका है, जब तक जिंदा रहा कुर्सी से हिला पाने की किसी की हैसियत नहीं हो पाई। और इतिहास उठाकर यदि देखा जाए तो औरंगजेब के समय में भारत में ज्यादातर मनसबदार हिंदू ही थे। मगर इन सब के बावजूद एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि राजा राजा होता है, राजा का लक्ष्य सिर्फ एक होता है, उसकी कुर्सी।
उसकी कुर्सी जिसे गाली देने से बची रहेगी वो उसे गाली भी देगा, उसकी कुर्सी बचाने के लिए जिसे सिर पर बिठाना होगा वो उसे सिर पर बिठा भी लेगा, और जिसे सर पर बिठाया है यदि कल को उसे पटकने से कुर्सी मिल जाएगी तो पटक भी देगा। और सैकड़ों साल पहले जाने की जरूरत क्या है, अभी देख लीजिए। एक तरफ तो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार ऐसी बयानबाजी करते हैं, ऐसे कानून लाने की भी चर्चा होती है जो मुसलमानों को नागवार गुजरती है, उनके खिलाफ बताई जाती है। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री आए दिन पसमानदा मुसलमानों के पक्ष में बोलते हुए नजर आते हैं। यानी एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ डराकर दूसरे पक्ष का वोट भी चाहिए और दूसरी तरफ पसमानदा मुसलमानों के पक्ष में बोलकर उनका वोट भी चाहिए। इसी तरह से औरंगजेब को हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बताकर प्रचारित किया जाता है, जबकि इतिहास में ऐसी बातें भी दर्ज हैं कि उसने मंदिर तो तुड़वाया ही था बल्कि मस्जिद भी तुड़वाया था, और औरंगजेब के नाम मंदिर बनवाने का इतिहास भी है। यानी मंदिर निर्माण में उसने अच्छा खासा दान भी किया था। यहां तक बताया जाता है कि जिन राजाओं को धन से मतलब था, उन्हें जहां भी पता चला कि धन छुपाया हुआ हो सकता है, वो मंदिर हो या मस्जिद हो या कुछ और, हर जगह उन्होंने हमला किया, धार्मिक स्थलों को तोड़ा। यानी इन सारी बातों का सार बस इतना सा है कि राजा राजा होता है, उसका लक्ष्य अपनी कुर्सी संभालना और कुर्सी को बचा कर रखना होता है। और इन सब के बावजूद आज का सवाल यह है कि असम के मुख्यमंत्री जनता के असल मुद्दों पर न बोलकर आखिर कब तक औरंगजेब का डर दिखाकर वोट मांगेंगे। और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कुछ साल पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी में आने से पहले ये औरंगजेब को विटामिन पिलाया करते थे गिलास में घोलकर? आज यदि कांग्रेस को वोट देने से औरंगजेब लोगों को विटामिन मिलती है तो क्या यह सवाल नहीं उठता कि जब हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे और ये कांग्रेस के ही प्रोडक्ट हैं, बाद में जब इन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे तो वॉशिंग मशीन में धुलाई के तहत इनकी सफाई हुई और बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो इस बात का जवाब कौन देगा कि क्या कुछ साल पहले हेमंता बिस्वा शर्मा खुद ही औरंगजेब के लिए विटामिन तैयार किया करते थे? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहें